लेट मी जस्ट चेक कि आपके पास में लाइव हुआ कि नहीं हुआ. I think yes, it is live. So now we can start. So yes, again, let me just request you, in case if you have any query, you have any suggestion, or if you want to ask anything, you please send me the message. आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं वाया जो वाया यूट्यूब वेर एवर यू वांट. आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और आई विल ट्राई टू टेक योर क्वेरी. ओके, इट्स अ जेंटल रिक्वेस्ट. सो थैंक यू वंस अगेन. सो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर फॉर टुडेस क्लास. तो आज का हमारा जो लेक्चर होगा दैट विल बी रिलेशन फंक्शंस पार्ट 1. सो इट विल बी लेक्चर नंबर 3 फॉर अस. और आज का जो लेक्चर होगा उस पे हम लोग ध्यान देंगे फंक्शंस पे, फंक्शंस की डेफिनेशन, उसके थ्रू जो एग्जांपल्स होते हैं आपके पास में, लाइक रेंज, कोडोमेन पे जो भी इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास में, उन सभी के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे. ओके, सो आई होप कि साउंड क्लियर हो गया आप लोगों के लिए. एंड इन केस अगर साउंड क्लियर है और आपको यूट्यूब पर भी क्लियर है, सो प्लीज कमेंट देयर. So I'm Dr. R.K. Goswami and we are having a course on PGT Mathematics. So the topic for the today's lecture, आज के लेक्चर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं. हम लोग पढ़ेंगे वन वन फंक्शंस के बारे में, ऑन टू फंक्शंस के बारे में, डोमेन एंड रेंज के बारे में बात करेंगे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, इनवर्स ऑफ फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, बाउंडेड एंड अदर टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में बात करेंगे. और बीच बीच में हम लोगों के पास में कुछ क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो भी आपके पास में प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं. ओके, सो आई नो कि आप सभी पीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं. दैट मीन्स ऑलरेडी आप लोग एमएससी मास्टर्स कर चुके हैं. सो इफ यू आर ऑलरेडी मास्टर्स इन एमएससी, दैट मीन्स यू नो द बेसिक्स. बट स्टिल आई विल ट्राई टू गिव सम डेफिनेशन. मैं आपको कुछ डेफिनेशंस के साथ में लेके चलना चाहूँगा. एंड आई विल ट्राई टू गिव यू सम विजुअलाइजेशन ऑफ द फंक्शंस. अगर आपका ये जो फंक्शंस का ये जो आज डिस्कशन होगा इस क्लास में और नेक्स्ट क्लास में, अगर आपके पास फंक्शंस की बेसिक डेफिनेशन क्लियर है, देन इन दैट केस कैलकुलस आपके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी एंड दैट विल बी इजी फॉर यू. ओके, सो नाउ हम बात करते हैं यहाँ पे फंक्शंस है, फंक्शंस के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है आपके बारे में, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं व्हाट इट इज. चलिए, फंक्शंस के लिए हम लोगों ने जो लास्ट टाइम तक डिस्कशन किया था उसके बारे में बात करते हैं हम लोग. हम लोगों ने बात किया था रिलेशंस की. हमने रिलेशंस के बारे में बात किया था. वी आर हैविंग अ सेट ए, वी आर हैविंग अ सेट बी देयर. हमने यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात की थी. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट वाज हैविंग एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर ए बी, where the first element a belongs to capital A and small b belongs to capital B. इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था. ओके, देन आफ्टर व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशन? इट इज ए any subset of A cross B is called a relation. Is called a relation from A to B. ये हम लोगों ने पढ़ा था. अब एडिशनल क्या आपके पास है? व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन? अ फंक्शन इज ए स्पेशल रिलेशन. अ फंक्शन is a special relation, is a special relation from A to B satisfying the following.
satisfying the following. And what is this following? चेक कीजिएगा आपके पास में. The first statement is for each small a in capital A, कोई भी एलिमेंट लीजिए कैपिटल A में से, there exists small b belongs to capital B such that the ordered pair AB belongs to R. For each A, you must be having one B such that the ordered pair belongs to R. In case you are having AB and AC belongs to R, that means two elements are related to B, then you must be having B equals to C. And that means to say that the image of a yes, मैं इसके बारे में बात करूंगा कमेंट में. दैट मीन्स टू से दैट कि आपके पास में जो इमेज, मुझे यहाँ पे वर्डिंग यूज करना चाहिए बिकॉज यहाँ पे बात हुई है इन केस ए बी एंड ए सी बिलोंग्स टू आर देन बी इक्वल्स टू सी होगा. सो दिस इज द सेट ए यू आर हैविंग, दिस इज द सेट बी यू आर हैविंग. आपका एलिमेंट था यहाँ पे स्मॉल ए, दिस विल बी अटैच्ड टू एलिमेंट बी and B is unique. B is unique from the second statement. So you call B as the image of A. So B is called the image of A denoted by FA. So if each element of A has a unique element B in capital B, then you call the relation as a function for you. And yes, जैसे कि एक स्टूडेंट ने कमेंट में किया था, like I have used the definition that a relation may or may not be a function. So certainly yes, because function is a special relation. So without any issue, आप लोग बिल्कुल करेक्ट हैं. Every relation need not to be a function. Okay. अब ये every relation need not to be a function आपके पास में किस किस केस में होगा, जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं. चेक कीजिएगा. इन केस आपका ये डोमेन है, ये आपके पास में रेंज है. So just suppose you are having elements like is A1, A2, A3. You are having element B1, B2, B3, B4, something like this. आपका A की मैपिंग हुई से B1 पे, B की मैपिंग हुई B2 पे, and there is no image of A3. पहला केस हो सकता है आपके पास में no image of A3. So whenever किसी भी एलिमेंट की कोई इमेज ना हो, then it is not a function for you. In this case, it is not a function for you. The second example, the second case you should consider, in case the element A has two image. तो अगर आपको कभी ये दिखता है कि एलिमेंट किसी भी एक एलिमेंट की टू इमेजेस हैं कहाँ पर, B में, in this case it is not a function. इसके अलावा बाकी सभी सिचुएशंस में आपके पास में ये फंक्शन होगा. ओके, इनके अलावा बाकी सभी सिचुएशन में आपके पास में ये फंक्शन होगा. आई होप यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा. एक स्टूडेंट का कमेंट है, रिलेशन फंक्शंस कैसे हुआ मैं बता देता हूँ, चेक कीजिए. मैंने आपसे क्या कहा था कि आपके पास में देखिए फंक्शन होता क्या आपके पास में, आपने यहाँ से लिया एक एलिमेंट लेंगे x, ये x कहाँ से जाएगा, ये जाएगा a से, उसके कोरस्पोंडिंग इमेज आप फाइंड कर रहे हैं fx, इसे आप लोग बोलते हैं इमेज ऑफ x. ये कहाँ फाइंड कर रहे हैं आप लोग, b में फाइंड कर रहे हैं. तो इनकेस अगर यहाँ पे आप ऑर्डर्ड पेयर x और fx लेके चलेंगे, इट विल बी फ्रॉम a क्रॉस b. क्लियर. एंड देन आफ्टर अगर मैं बात करता हूँ, यू नीड टू कलेक्ट ऑल ऑर्डर्ड पेयर x fx वेयर योर x बिलोंग्स टू कैपिटल A. तो सर्टेनली ये जो आपके पास में ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन आपके पास में जाएगा, इट इज going to be subset of A cross B, and any subset of A cross B is called the relation. Clear? ये तो definition थी हमारे पास में, चेक कीजिए. What I told you, any subset of A cross B is called a relation. चेक कीजिए. और इसी चीज को मैंने यहाँ पे
बस फंक्शन के लिए एक्सटेंड किया, दैट इज वाई मैंने वर्डिंग यूज की थी, अ फंक्शन इज ए स्पेशल रिलेशन। ओके, नाउ बेसिकली ये तो ऑब्वियस है डोमेन और रेंज वाला, इट इज रिलेटेड विद द डेफिनेशन ऑफ द डोमेन व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द रिलेशन। लेकिन फिर भी यहाँ से चेक कीजिएगा, नोटेशनली वी यूज द स्टेटमेंट एफ फ्रॉम ए टू बी। सो ये द वैल्यू ऑफ एक्स कहाँ से बिलोंग कर रही है, ए से, दिस ए इज कॉल्ड द डोमेन, दिस ए इज कॉल्ड द डोमेन। अब यहाँ पे दो चीज आती हैं आपके पास में, एक तो बी को हम लोग क्या बोलते हैं, देर इज ए स्पेशल वर्डिंग फॉर बी कॉल्ड द कोडोमेन। लेकिन ऊपर तो लिखा हुआ है इमेज, इमेज क्या हुआ, इमेज मैं बताया था, डिनोटेड बाई एफ ए, दिस इज कॉल्ड द इमेज ऑफ A, that is simply image of elements of A. It will contain all small x, sorry, it will contain all fx where x belongs to capital A. So B में आपके पास में जो भी elements हैं which are images of elements of x in A, उनका collection ले लीजिए, you will be able to get the image. अभी मैंने onto के बारे में बात नहीं किया है, so जैसे हम लोग आएंगे वहां पे हम लोग बात करेंगे। ओके, सो आपके पास में स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस होते हैं कि या तो आपके पास में फंक्शन में सेट्स गिवन हो, जहां से आपको देख के पता चल जाए कि डोमेन है या रेंज क्या है या इमेजेस क्या है आपके पास में। इन सेकंड केस हो सकता है कि आपको ये फाइंड भी करने पड़े। सो लेट अस हैव सम क्विक क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन आपके पास में सभी एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो जो भी क्वेश्चंस हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे यहाँ पर, वो सभी आपके पास में पास्ट ईयर पेपर्स के हैं। ओके, सो लेट अस हैव दिस क्वेश्चन। मैं इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। whenever you are having a function like this, जहाँ पे आपके पास में numerator upon denominator होगा, and numerator is a polynomial here, denominator is also a polynomial, so ये polynomial over polynomial का जो फॉर्मेट होता है, इस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं रेशनल फंक्शन। इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, रेशनल फंक्शंस बोलते हैं। क्लियर? जब भी ये रेशनल फंक्शन आते हैं तो डोमेन की बात क्या यहाँ पर आती है। मैं डोमेन के बारे में हल्का सा आपको बताना चाहूंगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, या तो आपको फंक्शन का डोमेन पहले से गिवन हो, और अगर निकालना है तो आपको मैक्सिमम सेट निकालना है फ्रॉम द रियल नंबर फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। फंक्शन की डेफिनेशन के लिए आपके पास में ये वो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो। whenever you are having polynomial over polynomial, the denominator should not be zero. ये पहला केस आपके पास में। क्लियर? इन केस यू आर हैविंग द स्क्वायर रूट, आपके पास में जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से गिवन है, स्क्वायर रूट वाला। तो व्हेनेवर यू आर हैविंग स्क्वायर रूट, चेक कीजिएगा आपके पास में gx जो भी इसके अंदर है, इट शुड ऑलवेज बी बिगर देन इक्वल टू जीरो। पहले टाइप के फंक्शन मैंने क्या बताया, इनकेस अगर रेशनल फंक्शन है, द डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो। इनकेस अगर आपके पास में स्क्वायर रूट है, आपके पास में gx ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। इनकेस आपका जो फंक्शन है वो लॉग में है, log of gx, अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास में आती है, then gx must be positive. So you need to look for all x satisfying these three conditions, 1, 2, 3. तो मोस्टली जो हमारे केसेस होंगे 1 to 3 में ही कवर हो जाएंगे। इन केस कोई स्पेशल क्वेश्चन आता है, सो वी विल डिस्कस इट। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर चेक कीजिएगा, इट इज अ पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल। सो दिस फंक्शन fx is defined, fx is defined for all x belongs to R except where the denominator is zero। क्लियर? जहां पे डिनोमिनेटर जीरो हो गया, न्यूमरेटर का तो कोई इशू ही नहीं है, वहां पे ही इशू है। तो मुझे बताइए कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू जीरो, सो व्हाट मे बी द वैल्यूज। तो आई होप आप बताएंगे x माइनस 6 हुआ और यहाँ पे x माइनस 2 इक्वल्स टू जीरो। तो आई होप दैट 2 and 8, so these are the points जहां पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है।
इन पॉइंट्स को छोड़ दें, आपके पास पूरी रियल लाइन पे आपका जो फंक्शन होगा दैट इज गोइंग टू बी डिफाइंड सिंपली। सो मेरे लिए जो डोमेन हो गए यहाँ पे कंप्लीट रियल लाइन में से आप सिर्फ इन दो पॉइंट्स को एलिमिनेट कर दीजिए। सो दिस इज वन रिप्रेजेंटेशन। एंड देन आफ्टर अगर दूसरी रिप्रेजेंटेशन आपको चाहिए, बिकॉज डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, ये पॉइंट 2 हुआ, ये पॉइंट 8 हुआ, यू नीड नॉट टू इंक्लूड 2। आप ये भी नहीं चाहते कि आप 8 को इंक्लूड करें, लेकिन रिप्रेजेंटेशन कुछ और टाइप का गिवन है। कौन सा गिवन हो सकता है? आप एक काम कीजिए, यू राइट देम इन टर्म्स ऑफ इंटरवल्स। आप माइनस इन्फिनिटी से जाइए 2 तक, ये पहला पोर्शन। फिर आप लोग 2 से जाइए 8, माफ कीजिएगा, इट शुड बी 6, इट शुड बी 6, ये बाई चांस बाई मिस्टेक हुआ है, यस इट शुड बी 6 फॉर यू। सेकंड में जाइए आप 2 से 6 तक जाइए, और थर्ड में जाइए आप 6 टू इन्फिनिटी, ऑल ओपन इंटरवल्स, टेक द यूनियन। So this is another way of defining of denoting the same. चेक कीजिए, इन केस कोई डाउट है मुझे बताइए। परफेक्टली ओके। डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो, जनरली वो रिक्वायरमेंट नहीं होता, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जब भी रैशनल फंक्शन के बारे में बात करें, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो। और अगर आपके पास में स्क्वायर रूट है, मैंने आपको बताया हमेशा जी एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए एंड जीरो कैन बी देयर। एंड अगर फंक्शन में लॉग यूज कर रहे हैं देन जी एक्स शुड ऑलवेज पॉजिटिव। ये दो तीन चीजें जनरली मैं बताता हूँ अपने सभी बच्चों को। दीज आर द बेसिक स्टेटमेंट्स। क्लियर? अंशुल चौधरी जी, अभी क्लासेस वीक में लगभग हम लोग 4 या 5 क्लासेस के बारे में देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग संडे में एक स्पेशल क्लास लेंगे जहाँ पे हम लोग डाउट क्लासेस के मतलब कि ये डाउट क्लासेस की तरह होगा, जहाँ पे हम लोग पास्ट ईयर्स के जो पेपर्स हैं उनको आपके साथ में डिस्कशन करेंगे। सो वी आर प्लानिंग फॉर दैट, एंड फ्रॉम दिस संडे आई थिंक वी विल बी हैविंग क्लास फॉर 1.5 आवर, 1.5 आवर, दैट इज अराउंड 3 आवर्स के आसपास हम लोग प्लान कर रहे हैं। उसमें आपके पास में डाउट सेशंस होंगे, जो भी हम लोगों ने डिस्कशन किया होगा ड्यूरिंग द वीक, तो हम लोग आपके साथ में लाइव आके हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, कोशिश करेंगे जो पास्ट ईयर के पेपर से सॉल्व करने की। तो हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं दैट वी विल बी हैविंग अराउंड 5 to 6 क्लासेस इन ए वीक। वी आर ट्राइंग फॉर दैट। चलिए नेक्स्ट के बारे में बात करें। अब चेक कीजिए, एक बच्चे का जो कमेंट था कि ये फंक्शन आपका रिलेशन की तरह नहीं दिख रहा है। अगर इस टाइप से देखेंगे, आप चेक कीजिए, इट इज ए सबसेट ऑफ आर क्रॉस आर। भैया आपका फर्स्ट एलिमेंट एक्स भी आर का है, दूसरा एलिमेंट भी आर का है। क्लियर? इस क्वेश्चन में रेंज बतानी है आपको। तो रेंज बताने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मेथड हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे मैं आपको बताना चाहूंगा। मेरा यहाँ पे फंक्शन लिखने का तरीका होगा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको इसमें रेंज चाहिए। रेंज में जनरली मेरा तरीका क्या होता है मैं आपको वो बताता हूँ। पहले चेक कीजिए डोमेन क्या है। डोमेन बिलोंग्स टू आर है। अगर डोमेन में आपने स्क्वायर कर दिया तो इट इज गोइंग टू बी ऑलवेज पॉजिटिव विदाउट एनी इशू। स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज पॉजिटिव। ओके, स्क्वायर ऑफ एनीथिंग इज पॉजिटिव फॉर यू। अब चेक कीजिएगा, इफ यू आर एडिंग 1 देयर, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज बिगर देन इक्वल टू 0 बिना किसी डाउट के। ओके, सो अब मुझे ये बताइए, व्हाट विल बी योर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर? इट विल बी बिगर देन इक्वल टू 0। यस और नो? इट विल बी बिगर देन इक्वल टू 0 बिना किसी डाउट के। सो ये तो हो गया आपके पास में लोअर लिमिट। ये क्या हो गया आपके पास में? लोअर लिमिट होगी। एडिशनली आप चेक कीजिए कि आपके पास में एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा बिना किसी डाउट के। एंड दैट मीन्स टू से दैट कि अगर आपने, मुझे यहाँ पर ना स्ट्रिक्ट साइन यूज करना चाहिए, आई शुड यूज द स्ट्रिक्ट साइन। दैट मीन्स टू से दैट आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज गोइंग टू बी लेस देन 1। सो आपको इन दोनों स्टेटमेंट से क्या पता चला कि जो फंक्शन है आपके पास में एफ एक्स,
तो आपका फंक्शन है आपके पास में एफ एक्स, वो बिगर देन इक्वल टू 0 है, और सेकंड से आपकी इन्फॉर्मेशन मिली जो फंक्शन है आपका एफ एक्स वो लेस देन ओनली 1 है। चेक कीजिएगा, इक्वल टू 1 नहीं होगा, लेस देन 1 होगा आपके पास में। सो जो रेंज होगी आपके पास में एफ एक्स की वो बिगर देन इक्वल टू 0 होगी, लेस देन 1 होगी। सो दिस इज व्हाट दे वर आस्किंग। लिखने का तरीका क्या हो सकता है, एफ एक्स बिलोंग्स टू 0 1। और चेक कीजिएगा दोबारा से, जब भी मैं एफ एक्स बिलोंग्स टू लिखूंगा तो ये मेरे लिए आपके पास में रेंज होगी। क्लियर, दिस इज गोइंग टू बी द रेंज फॉर मी। और आपका लिखने का तरीका एक और सकता है, जैसे मैंने बताया था एफ ए, यहाँ पे ए की जगह आर है, दिस विल डिनोट द सेट ऑफ इमेजेस और रेंज जिसे आप लोग बोलते हैं, ये आपका 0 1, जो भी नोटेशन आपको यूज करना आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, अंशुल चौधरी जी का जवाब बिल्कुल ठीक है, बट आई थिंक लेफ्ट में एक्स शुड बी क्लोज्ड, ओपन नहीं होना चाहिए। इज देयर एनी डाउट? चेक कीजिए। बहुत सारे बच्चों ने कोशिश की है देने की, हिमांशु पांडे जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है इस बात का। सो कुछ बच्चों ने थोड़ा सा इशू कर दिया है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, मैं आपको सही बताऊं तो बहुत सारे टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं रेंज फाइंड करने के। और कभी कभी तो जब मेरा सब कुछ फेल हो जाता है तो उस केस में क्या करता हूँ, मैं y इक्वल्स टू एफ एक्स एज्यूम कर लेता हूँ और मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ फॉर y। ठीक है, मैं यहाँ से y के लिए, जैसे आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करते हैं, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ऑफ y, तो उस टाइप से भी हम लोग कभी कभी क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन एक्चुअली। सो ड्यूरिंग द कोर्स वी विल हैव डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आलोक सिंह जी का क्वेश्चन है, इट इज नॉट इंक्लूडेड 2 and 6। मेरे ख्याल से ये शायद पिछले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, सो आई थिंक यू आर राइट, 2 and 6 आर नॉट इंक्लूडेड देयर बिकॉज दे आर इन द डिनोमिनेटर। बिल्कुल सही जवाब आपका। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास में कंपोजिशन। अब कंपोजिशन क्या है, दो फंक्शन गिवन है, उन फंक्शन से आप लोग कुछ डिफरेंट टाइप के फंक्शन बनाना चाहेंगे, वो कैसे बनेगा आपके पास में, चेक कीजिएगा। मेरे लिए इन केस जस्ट सपोज देयर इज अ फंक्शन f फ्रॉम a to b एंड देयर इज अनदर फंक्शन g डिफाइंड फ्रॉम b to c। इसे आप ऐसे कंसीडर कीजिए कि आपकी एक फ्लाइट है, फ्लाइट आपके पास में दिल्ली टू मुंबई गई है और दूसरी फ्लाइट ने आपके पास में मुंबई से चेन्नई लेके गए। अल्टीमेटली क्या हुआ आपके पास में, आपकी स्टार्टिंग हुई थी ए से एंड यू आर मूविंग टू सी। आप दिल्ली से निकले और कहाँ पहुंचे आप लोग, चेन्नई पे पहुंचे। क्लियर। सो हम लोग विद द हेल्प ऑफ एफ एंड जी वी वांट टू डिफाइन अ सिंगल फंक्शन जो कि ए से वैल्यूज को लेगा एंड इमेजेस कहाँ पे होंगी, सी में होंगी, ये हम लोग चाहते हैं। सो इन दिस केस द डेफिनेशन इज, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे गॉफ का। व्हाट विल टॉक अबाउट, विल टॉक अबाउट द गॉफ। ओके, हम किसके बारे में बात करेंगे, हम लोग यहाँ पे गॉफ के बारे में बात करेंगे। कैसे डिफाइन होता है आपके पास में, इट इज डिफाइंड बाई गॉफ ऑफ एक्स is going to be g of fx। ठीक है, ये यूजुअल डेफिनेशन आप लोग जानते हैं इसे इजीली। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, गॉफ का जो भी डोमेन होगा, ओके, द डोमेन ऑफ दिस गॉफ इज गोइंग टू बी ए, और जो इसका जो रेंज होगा आपके पास में गॉफ का, इट इज ऑलवेज कंटेन्ड इन सी। ये आपके पास दो मेजर स्टेटमेंट्स है। अगर आप चाहें कि आपके लिए गॉफ की जगह फॉग डिफाइन हो जाए, so the answer is it may or may not be true depending upon the question। This may or may not be true, it is depending upon the question for you। Okay, in general, अगर आपके पास में f आपके पास में से फ्रॉम r टू r है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, और g भी आपके पास में r टू r है, इन केस बोथ आपके पास में r टू r है, इन दैट केस इट इज इजी टू डिफाइन योर फॉग, क्योंकि दोनों ही सेम है आपके पास में, और उस केस में आपका जो गॉफ है वो भी डिफाइन करना इजी है। चलिए, ये दोनों डिफाइन करना आपके पास बहुत इजी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बात करूं कि मेरा जो फंक्शन है आपके पास में एफ एक्स है, माई एक्स स्क्वायर, माई जी एक्स आपके पास में कॉस एक्स है, दोनों का डोमेन आपके पास में आ रहा है, बोथ आर डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर, फॉर एनी रियल नंबर। अगर मुझे एफ ऑफ जी चाहिए यहाँ पे,
तो चेक कीजिएगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इट इज एफ ऑफ जी एक्स, इट इज एफ ऑफ जी एक्स कितना हो जाएगा आपके पास में। सबसे पहले एक काम कीजिए, एफ की डेफिनेशन चेक कीजिए और एफ की डेफिनेशन में जहां पर भी एक्स है वहां पर जी एक्स रख दीजिए। तो एफ की डेफिनेशन में आपके पास में एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह मुझे जी एक्स रखने के लिए बोला गया है, ये रख दिया मैंने। और उसके बाद में जी एक्स, वट इज द डेफिनेशन ऑफ जी एक्स, कॉस थी आपके पास में, सब्स्टिट्यूट कीजिए, ये आपका हो गया जी कॉस एक्स का स्क्वायर। और इसे आप लिखते किस तरीके से, आप लिखते हैं कॉस स्क्वायर एक्स लिखते हैं। क्लियर, आप इसे क्या लिखते हैं, यू राइट कॉस स्क्वायर एक्स लिखते हैं। अच्छा, दूसरा चेक कीजिए, अगर आपने इसी चीज को गॉफ से डिफाइन करना चाहें, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट द गॉफ देयर, वो भी आप कर सकते हैं। कीजिए इसे जी ऑफ एफ एक्स। अब फंक्शन की डेफिनेशन, जी की डेफिनेशन चेक कीजिए, जी आपके पास में ये रहा, cos x आपके पास में, जहां पर भी x आया है x की जगह बस आपको cos एफ एक्स रख देना है। तो cos ये हुआ आपका एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या थी आपके पास में, डेफिनेशन एफ एक्स की थी एक्स स्क्वायर। लीजिए, तो ऑब्जर्वेशन यहाँ से क्या मिला आपके पास में कि इनकेस अगर आपका जो फॉग है वो डिफाइंड हो गया, गोफ भी डिफाइंड हो गया, हो सकता है ये इक्वल ना हो, दिन में भी ये कैसी इक्वल ना हो, और एक केस पार्टिकुलर होगा जहां पे ये इक्वल होंगे, एंड वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन, दैट विल बी कॉल्ड द इनवर्स। उस केस में हमारे पास में इनवर्स डिफाइंड होता है। तो आई होप कि यहां तक आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आया होगा। क्लियर, आई होप यहां तक आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग। वी आर हैविंग ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। दो बार क्वेश्चन आया हुआ ये वाला। आपके पास फंक्शन एफ एक्स है, फंक्शन जी एक्स है, ध्यान से चेक कीजिएगा। सबसे पहली बात, इनका रेंज और डोमेन दोनों ही आ रहे हैं, दोनों सेम आपके पास में। उस केस में आप लोग फॉग भी डिफाइन कर सकते हैं, उस केस में आप लोग गॉफ भी डिफाइन कर सकते हैं। सो इन्हें चाहिए जी ऑफ एफ टू। बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप निकालिए, यहाँ पे एफ टू निकाल लीजिए। एफ टू कितना है आपके पास में, ये हो गया आपके पास में 2 × 2 - 3, सिंपली हो गया 1। क्लियर। अब चेक कीजिए, मुझे जी ऑफ एफ टू चाहिए था ना आपके पास में, ये कितना हो गया, जी ऑफ 1 हो गया। जी की वैल्यू 1 पे निकाल दीजिए बेटा, इट इज 1² + 5, आंसर इज गोइंग टू बी 6 फॉर यू। सच एन इजी क्वेश्चन, ओके, इट इज सच एन इजी क्वेश्चन। और बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, सो यस, काफी बच्चों ने। देयर इज अ क्वेश्चन, प्रियंका जी का क्वेश्चन है, कैन देयर एग्जिस्ट ए केस वेयर गोफ एंड फॉग बोथ आर इक्वल बट नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। अच्छा, अगर ये आपके पास में इक्वल होंगे तो इक्वल तो फिर तो आपके पास में एक ही केस में जनरली होंगे, दैट इज आइडेंटिटी। अदरवाइज फिर इक्वल होने का कोई मीनिंग नहीं होगा यहाँ पे। तो ऐसा केस तो मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन हाँ, कुछ केसेस में जो हम लोग बात करते हैं, शायद आपने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा होगा, कभी कभी हम लोग किसी के लेफ्ट इनवर्स किसी के राइट इनवर्स के बारे में बात करते हैं, और वहाँ पे एक टाइप का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, उस केस में शायद हम लोग देख सकते हैं के एग्जाम्पल। बट वो एग्जाम्पल्स आपके पास में ग्रुप थ्योरी में होंगे, वो थोड़ा सा भी इस टॉपिक से रिलेट नहीं हो पाएंगे। शायद आपने सुना भी होगा लेफ्ट इनवर्स और राइट इनवर्स के बारे में। चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग। हियर यू आर हैविंग अनदर क्वेश्चन, मेरे ख्याल से आप लोग सभी जवाब दे सकते हैं इसका इजीली। सो क्विकली टेल मी व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर देयर। द क्वेश्चन इज फॉर यू, टेल मी क्विकली व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर। और अगर मेरी हेल्प चाहिए तो बता दीजिएगा। मैं हिंट दे रहा हूँ, सबसे पहले एफ की डेफिनेशन में एक्स की जगह जी एक्स रख दीजिए, चेक कीजिए, और अब जी एक्स की वैल्यू रख दीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। टेल मी द आंसर। कुछ बच्चों ने जवाब ए दिया है, कहीं मेरे से गलती हुई है क्या क्वेश्चन में। एफ ऑफ जी एक्स चाहिए था ना इन्हें।
ये हो गया 3x माइनस, बेटा चेक कीजिए कहीं से मुझसे कोई मिस्टेक हुई है तो बताइए। मैंने आपसे ये बोला ना कि जहाँ पे भी फंक्शन की डेफिनेशन हो एफ की, वहाँ पे एक्स की जगह जी एक्स रख दिया, आपने रख दिया। ये -6 का 1 हुआ। ओह सॉरी, दे आर आस्किंग फॉर जी एक्स, मैंने क्वेश्चन ही सही से रीड नहीं किया। दे आर आस्किंग फॉर जी एक्स। तो मैक्सिमम बच्चों ने कौन सा जवाब दिया, लेट मी जस्ट चेक। सभी ने एक किया है, बिल्कुल सही बात है। तो मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था, जैसे मैं स्टार्टिंग करता, इट इज 3gx+1 इज गोइंग टू बी x-2 देयर। और तो gx की वैल्यू क्या होगी आपके पास में, इट इज गोइंग टू बी x-3/3। तो परफेक्टली हो गया, ए इज द राइट आंसर। सभी बच्चे जीनियस है, परफेक्टली हो गया। अब जैसे एक बात हो रही थी हमारे पास में कंपोजिशन की, तो कंपोजिशन थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इनवर्स और वाले फंक्शन में इशू क्या होता है, यहाँ पे देयर इज ए फंक्शन f from a to b. There is a function f from a to b, and just suppose there is another function g जो कि b से a तक मूव करता है। These two functions are such that कि इनका कंपोजिशन f of g, जब भी मैं f of g की बात करूंगा तो मैं यहाँ पर डोमेन किसका लूंगा, मैं डोमेन लूंगा यहाँ पे g का। इज गोइंग टू बी x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू व्हाट इज द डोमेन ऑफ g, b। और हम लोग इसे लिखते हैं गॉफ of x equals to x, because मैंने यहाँ पे गॉफ यूज किया है, आई एम गोइंग टू टेक द डोमेन ऑफ f, दैट इज a। इस चीज को लिखने का एक और तरीका है कि हम लोग लिखते हैं जो फॉग है आपके पास में, इट इज आइडेंटिटी ऑफ b, क्योंकि आपको x को x पे मैप कर रहा है, इट इज आइडेंटिटी फॉर यू। और जो गॉफ है आपके पास में, इट इज गोइंग टू बी आइडेंटिटी ऑफ a। तो वेन एवर यू आर हैविंग सच सिचुएशन, इस तरह की कोई भी सिचुएशन आपके पास में है, देन यू से दैट, then we say that g is the inverse of a, inverse of the function f। और आप लोग इसे ऐसे भी बोल सकते हैं that f is the inverse of g। आप दोनों में से जो चाहें उसे आप यूज कर सकते हैं। चलिए, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई डाउट ही नहीं होगा आपके पास में। सो इनवर्स फंक्शन का जैसे 1 1 2 क्योंकि आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, सो इनवर्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, दैट इज 1 1 2। चलिए, ये प्रॉपर्टी हमारे पास में है, और मैं प्रॉपर्टी सिर्फ अभी स्टेट कर रहा हूँ, उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, मैं एक कमेंट यहाँ पे जरूर करना चाहूंगा। द कमेंट इज, जस्ट सपोज कि आपके पास में ये एक्सिस है आपके पास में, ये फ्रॉम आर, दैट इज अ रियल एक्सिस, मैं एक्स की बात करता हूँ, और ये भी आपके पास में, आप एक फंक्शन है यहाँ पे, एक फंक्शन आपने देखा भी होगा, इस टाइप का कोई फंक्शन ले लीजिए। ये फंक्शन में आपने क्या बोला था, y इक्वल टू log x, सॉरी माफ कीजिएगा, इट इज y इक्वल टू e पावर x। ये फंक्शन आप लोगों को और पता होगा, उस फंक्शन को आप लोग बोलते हैं log x फंक्शन। मैं यहाँ पे log e बेस x यूज कर रहा हूँ, इसे बोलते हैं log नेचुरल। के लिए ये दो फंक्शन आपने बिल्कुल पढ़े होंगे, और आपने ये भी पढ़ा होगा आपके पास में दैट e एक्सपोनेंट log e बेस x, वैल्यू x होती है आपके पास में, एंड log e बेस e एक्सपोनेंट x, इसकी वैल्यू आपके पास में x होती है। दोनों चीजें आपके पास में है। इन चीजों को ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोग एक्सपोनेंशियल को e लिखेंगे, log फंक्शन को l लिखेंगे, तो e ऑफ l की वैल्यू x पे x होती है, एंड l ऑफ e की वैल्यू x इक्वल टू x होती है। डोमेन रेंज क्या होते हैं, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है e, दैट हैज द डोमेन r हैविंग द वैल्यू फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। और आपके पास में जो log फंक्शन यहाँ पे डिफाइन होता है l, इट टेक्स द वैल्यू फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, पॉजिटिव c होती है, एंड इट विल गो टू r। ये दोनों के मैंने आपके पास में ग्राफ डिस्कशन किए हैं, और इन्हें हम बोलते हैं इनवर्स फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स क्या है, log फंक्शन। log फंक्शन का इनवर्स क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर आपको यहाँ पे e अच्छा नहीं लग रहा हो, आप एक काम कीजिए, e को रिप्लेस कीजिए a से,
तो आपको जो बेस है, बेस को यहाँ पे ए से रिप्लेस करना पड़ेगा। क्लियर? देयर कैन बी सेवरल ऑप्शंस दिया। मैंने यहाँ पे इसे ऐसा क्यों लिखा मैं बताना चाहूंगा। व्हाट यू डू, यू टेक ए लाइन एंड द लाइन इज y इक्वल्स टू x एंड द लाइन इज y इक्वल्स टू x। क्लियर? सो जब भी आपके पास में आप दो इनवर्स फंक्शन को राइट करेंगे, so you can find the graph of the inverse function by simply taking its reflection about the line y equals to x। मतलब क्या हुआ इस बात का, आप इस y equals to x लाइन पे मिरर रख दीजिए। क्या रखिए? मिरर। तो जो जो भी आपके पास में यहाँ पे ग्राफ है, उसकी बस इमेज आपको बनानी है दूसरी तरफ। अगर आपने इमेज बना दिया, देन वट एवर द इमेज यू विल गेट, दैट विल गोइंग टू बी द इनवर्स, प्रोवाइडेड इनवर्स एग्जिस्ट। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है उसी केस के लिए है। ओके। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन आपके पास 1 1 ऑन टू होना चाहिए। ये कैसे होगा, इसे हम लोग आगे की लाइंस में पढ़ेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे चेक कीजिएगा, मैं इनवर्स का एक एग्जांपल देता हूँ। बेटे ये पॉइंट क्या आपके पास में, ये पॉइंट होता है आपके पास में 0,1। चेक कीजिएगा, e टू दी पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। e टू दी पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। ये क्या पॉइंट है, मैंने कहा था आपकी इसकी इमेज लेनी है। ये पॉइंट हो जाता है 1 0। आपको ये पता है कि log 1 की वैल्यू वट एवर द बेस यू चूज इज 0। तो इस तरीके से जितने भी पॉइंट्स हैं, आप बस उनकी x और y की वैल्यू को इंटरचेंज कर दीजिए, तो जो भी आपके पास में ग्राफ मिलेगा, यू विल बी एबल टू गेट द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। मैं दोबारा बताता हूँ, ये ग्राफ तभी पॉसिबल हो पाएगा इन केस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन आपका 1 1 ऑन टू होना चाहिए। आप सभी एमएससी के स्टूडेंट्स हैं, तो ध्यान से चेक कीजिएगा। बेसिकली वो एमएससी कर चुके हैं आप लोग, कि बेसिक लेवल पे तो हम लोग सबको इंडिविजुअल पढ़ते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन बनता है तो वो सबका कंपोजिट बनता है। मुझे पता है मैंने 1 1 ऑन टू अभी तक बात नहीं किया, बट स्टिल आई होप कि आप उसे समझ सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज वन सच एग्जांपल आई विश टू डिस्कस विद यू। चेक कीजिए, अगला क्वेश्चन आपके पास में, इसका इनवर्स निकालना है आपके पास में। इसका इनवर्स निकालना है आपके पास में। तो इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, मैं फिर भी एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मुझे नहीं पता कि इसका लाइन का ग्राफ क्या होगा, लेट मी जस्ट हैव इट। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, 3x माइनस 4 है, ग्राफिकली जस्ट चेक कर रहा हूँ। x की वैल्यू 0 कर दीजिए, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज फंक्शन की -4। मैं f के लिए बात कर रहा हूँ, और x की वैल्यू आप रख दीजिए 1। f की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, -1। यही हो जाएगा ना। तो 0 पे वैल्यू -4 है आपके पास में, -4 यहाँ पे हुआ कुछ, और 1 पे वैल्यू आपके पास में -1 है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है आपके पास में। ये आपका ग्राफ जाएगा, ये आपका ग्राफ जाएगा। तो आपका जो दूसरा ग्राफ है, अगर इसकी इमेज लेना चाहेंगे, मुझे लगता है कि इमेज लेने पर ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। क्लियर? आप लोग ग्राफिकली चेक कर सकते हैं कि जो भी आंसर हम लोग बताएंगे वो इस फॉर्मेट को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। अब रही बात इसका इनवर्स निकालने की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में इनवर्स ऑलवेज आपके पास में एग्जिस्ट करता है, एक्सेप्ट कि वो आपके पास में पैरेलल टू वाई एक्सिस ना हो। ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस हुआ तो आपके पास में इशू हो जाएगा, और या फिर पैरेलल टू आपके पास में एक्स एक्सिस हुआ तो भी इशू हो जाएगा थोड़ा सा। दोनों ही केसेस में इशू। उसके अलावा हम लोग इन जनरल फाइंड कर लेते हैं। तो चेक कीजिए इसमें करना क्या होगा मुझे यहाँ पे, कि एफ एक्स की वैल्यू आपके पास में 3x माइनस 4 है। इनवर्स के लिए आप एफ एक्स को वाई एज्यूम करेंगे, और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फॉर एक्स के लिए। तो 3x की वैल्यू हो जाएगी y प्लस 4। मैंने सिर्फ एफ एक्स को y पुट किया है, एंड वी आर सॉल्विंग फॉर एक्स। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में, y प्लस 4/3। बिकॉज इनवर्स एग्जिस्ट करता है ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो नहीं ऐसे लिखा हुआ नहीं है, बिकॉज इट इज ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि नन ऑफ दीज इज आल्सो एन आंसर। उस केस में हम लोग जो फंक्शन डिफाइन करेंगे जीएस, यहाँ पे y की जगह आप x पुट कर दीजिए। तो दिस इज गोइंग टू बी द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। चेक कीजिए, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था, और ये आपके लिए होमवर्क टास्क होगा कि आप इन दोनों लाइंस का ग्राफ पुट करेंगे। दैट मीन्स घर पे जाके चेक करेंगे कि ये जो लाइन है आपके पास में, ये लाइन है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4/3। ये लाइन है आपके पास में 3x माइनस 4 एफ एक्स वाली लाइन है। दोनों को चेक कीजिएगा, और जो मिडिल वाली लाइन है y इक्वल्स टू एक्स।
चेक कीजिएगा ये आपके पास में ग्राफ फॉलो होता है कि नहीं होता है। इट इज ए होमवर्क फॉर यू। सो इन बिटवीन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको थोड़ा सा भी ये समझ में आ रहा है या आपको लग रहा है कि यस इट इज ओके, तो आप प्लीज लाइक का बटन दबाइएगा यूट्यूब पे, और वहाँ पे जो भी आपके कमेंट्स या क्वेश्चंस हैं, जस्ट सपोज कि हम लोग यहाँ पे लाइव क्लासेस में अभी नहीं ले पाते क्योंकि मैंने बिल्कुल पीपीटी बनाई हुई है आज के लेक्चर के लिए, आज का ऑब्जेक्टिव हमारा फिक्स है, तो आप अपने क्वेश्चंस वहाँ पर सेंड कर सकते हैं। हम लोग ट्राई करेंगे कि वहाँ से हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन ले सकें। तो उसके लिए आप लोग यूट्यूब पे भी अपने जो कमेंट्स है अपने क्वेश्चन है वहाँ पे सेंड कर सकते हैं। ओके, चलिए जी, एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत जवाब दिया, डी ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूजन ये होता है कि इनमें से एक ऑप्शन तो हो गया, हो सकता है नन ऑफ दीज हो, तो नन ऑफ दीज के लिए मैं बताना चाहूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ इस चीज को, फिर भी मैं बाद में डिस्कशन करूंगा इस चीज के लिए। एक वर्डिंग यूज करते हैं हम लोग ग्राफिकली। मैंने आपसे ये बताया कि आपका जो फंक्शन का ग्राफ है कुछ इस तरीके से होगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 3x माइनस 4। ओके, आप एक काम कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन में वी टॉक अबाउट ए हॉरिजॉन्टल लाइन, हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में बात करते हैं। क्लियर? आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन को मूव कीजिए, कैसे ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं आप लोग। क्लियर? आप कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो चेक कीजिएगा, दो क्वेश्चन आपको खुद से पूछने हैं। द हॉरिजॉन्टल लाइन इज इंटरसेक्टिंग द कर्व। पहला क्वेश्चन क्या है? द लाइन इज इंटरसेक्टिंग द कर्व, इंटरसेक्टिंग द कर्व। कर्व कौन सा हमारे पास फिलहाल में? एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 4x। ये आपका पहला क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन आप पूछेंगे कि हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार कर दिए। तो अगर लाइन इंटरसेक्ट कर दिए कर्व को ऑलवेज, उस केस में आपका जो रेंज होगा वो आपके पास में हो गया आर, और इन केस आपके एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया हर बार, उसका मतलब हो गया ये फंक्शन हो गया 1 1, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने आर टू आर के लिए बारे में बात किया था। तो अगर आपके पास में हर एक हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट कर दिया तो आपके पास में रेंज आर हो गया, और इन केस अगर वन टाइम ही इंटरसेक्ट करी तो ये आपका 1 1 भी हो गया। तो 1 1 ऑन टू वाला केस हो गया, उस केस में इनवर्स ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। तो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, इन केस इफ यू कैन ड्रॉ द ग्राफ, आप बता सकते हैं कि नन ऑफ दिस कैन नॉट बी द आंसर। ओके, सर्टेनली नन ऑफ दिस कैन नॉट बी द आंसर हियर। ये एक बच्चे की क्वेरी थी, आई होप उन्हें थोड़ा सा ये चीज समझ में आई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, हिमांशु पांडे जी का कमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है आपके पास में। यस, अगर आपके पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है आपके पास में, तो उस केस में अगर आपके पास में थोड़ा सा कॉन्टिन्यूटी भी है वहाँ पे, एंड इवन इफ अगर कॉन्टिन्यूटी भी है, उस केस में आपके पास में इनवर्स मिल जाता है जनरली। ओके, तो यहाँ पे विदाउट ब्रेक इंक्रीजिंग फंक्शन था, विदाउट ब्रेक डिक्रीजिंग फंक्शन है, उसमें भी आपके पास में इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं इस चीज को। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सो हियर द सेट ऑफ इंटीजर इज जेड टू जेड। आप जेड से जेड के बारे में बात कर रहे हैं। जेड का मतलब होता है हमारे पास में सेट ऑफ इंटीजर्स। जेड का मतलब क्या होता है? हमारे पास में सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। सो आई होप इट इज एन इजी टास्क फॉर यू। सबसे पहले आपको फाइंड करना है व्हाट इज गोइंग टू बी एफ ऑफ माइनस 2, निकालिए, और फिर जो भी वैल्यू आपके पास में आ जाएगी से ए यू आर गेटिंग, उस पर दोबारा से निकाल लीजिए फंक्शन की वैल्यू, एंड क्विकली टेल मी विच वन इज गोइंग टू द राइट आंसर। मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इट इज फॉर यू। चेक कीजिए। कुछ बच्चों ने आंसर दिया है, मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की। हिमांशु पांडे सेज -2, दैट इज द ए ऑप्शन। सभी ने ए ऑप्शन दिया। आई होप ए शुड बी करेक्ट, मैंने खुद ट्राई नहीं किया है, बट लेट मी जस्ट सी। -2, परफेक्टली ओके, यू आर ऑल राइट। आप सभी ने अच्छा जवाब दिया है यहाँ पे, -2 इज द राइट आंसर, परफेक्टली ओके, दैट्स वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं।
यहाँ पे एक फंक्शन है आपके पास में और दोबारा से इन्वर्स पूछना है, ठीक है। पहली बात तो है यदि इफ द फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय दिस देन एफ इनवर्स एक्स इज। पहली बात है कि ये एफ इनवर्स डिफाइंड होगा कि नहीं होगा, ये क्वेश्चन है ना आपके पास में। तो बात कर लेते हैं आपके पास में डोमेन की यहाँ पे 2 मिनट के लिए। डोमेन ऑफ ये फंक्शन क्या होगा आपके पास में, डोमेन ऑफ दिस इज गोइंग टू बी बिकॉज पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल की फॉर्मेट है, तो जैसे मैंने बताया था डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो देयर। तो सीधी सी बात है ऑल आर एक्सेप्ट वेयर द डिनोमिनेटर इज जीरो, तो माइनस करेंगे यहाँ पे ऑल एक्स वेयर द डिनोमिनेटर दैट इज 1 माइनस 3x इक्वल्स 0। तो सीधी सी बात कीजिए आर माइनस का आपका एक ही पॉइंट आएगा दैट इज 1/3। ये आपके पास में डोमेन हो गया, क्लियर। यहाँ तक तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। सो बिकॉज यहाँ पे आपके पास में नन ऑफ दिस का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि मेरा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनकेस अगर नन ऑफ दिस यहाँ पे कोई ऑप्शन होता है तो उस केस में मुझे सोचना पड़ता है कि क्या एग्जिस्ट करेगा भी नहीं करेगा। उस केस में मैं फिर यहाँ पे 1 1 ऑन टू या इस तरह से कुछ एफ ऑफ जी ट्राई करने की कोशिश करता। ओके, ध्यान से चेक कीजिएगा। इस क्वेश्चन में अगेन हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपका एफ एक्स है, एफ एक्स को हम लोग वाई लिखेंगे। देखिए 2x प्लस 1 की वैल्यू 1 माइनस 3x इक्वल्स टू वाई है। यू यूज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी सॉल्व कीजिए, आप x के लिए वैल्यू फाइंड कीजिए। यू प्लीज फाइंड द वैल्यूज फॉर x। इनमें से जो भी आपके पास में x की वैल्यू आएगी ऑब्वियस सी बात है वो इन टर्म्स ऑफ y आएगी। वट एवर यू विल गेटिंग इट इज इन टर्म्स ऑफ y। मैं यहाँ से लिख देता हूँ इट इज 5y। सो आपके पास में एक फंक्शन मिलेगा gx दैट इज गोइंग टू बी, जो भी आपके पास में फाइव आपका ऊपर मिला है उसमें x की y की जगह x पुट कर दिए। दिस फंक्शन g विल बी और f इनवर्स। एंड बिकॉज यहाँ पे मैं दोबारा बता दूं नन ऑफ दिस का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर होता नन ऑफ दिस का तो मैं चेक करने वाला था मेरा एफ ऑफ जी क्या होगा और मेरा जी ऑफ एफ क्या होगा, या फिर मैं 1 1 ऑन टू चेक करता। बट फिलहाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप मुझे प्लीज यहाँ पे बताएंगे कि फंक्शन का इनवर्स कौन सा इनमें से। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे चैट बॉक्स में आंसर दिया है, लेट मी जस्ट चेक। सभी ने आंसर ए दिया है। आई होप कि ए आंसर करेक्ट होगा। आई एम होपिंग। बाकी किसी और का कोई जवाब है यहाँ पर? यहाँ पर भी जो कमेंट है सभी में एक ही आंसर है। मुझे इसका आंसर नहीं पता है, आई हैव टू सॉल्व इट। लेकिन जब आप लोगों ने सब ने सॉल्व कर लिया आई होप कि ये यही होगा, तो मैं आप लोगों के सॉल्यूशन पे भरोसा करते हुए ए राइट कर रहा हूँ। तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास में इजी होंगे। अब जैसे कि हम लोगों ने बार बार बात किया कि 1 1 ऑन टू फंक्शन क्या होगा क्या नहीं होगा, थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। डेफिनेशन की हम लोग देख लेते हैं। 1 1 होगा मैनी वन फंक्शन क्या बोलता है आपके पास में, वी से दैट इन केस fx1 equals to fx2 implies x1 equals to x2 only। यहाँ पे वर्डिंग यूज करना ओनली। जब भी ये कंडीशन होगी देन वी से दैट f is 1 1। देन वी से दैट f is 1 1। और इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इन केस अगर आपके पास में fx1 is not equals to fx2 implies x1 not equals to fx or x1 not equals to x2 then also it is going to be 1 1। ये दोनों ही डेफिनेशन आपके पास में इक्वलेंट ही है, दोनों डेफिनेशन में कोई भी इश्यूज नहीं है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे चेक कीजिएगा समझने के लिए। जस्ट सपोज यू आर हैविंग ए क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो शेप होता है जनरली यू शेप में होता है, मे बी अपवर्ड और मे बी डाउनवर्ड। जैसे मैंने पहले से कहा था आपके पास में यू टेक एनी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपने ले लिया। अब चेक कीजिएगा ये जो पॉइंट है इसकी जो प्री इमेज है, प्री इमेज दैट मीन्स डोमेन में वैल्यूज, यहाँ पे x1 है यहाँ पे x2 है। दोनों की हाइट आपके पास में सेम ही है, दोनों की हाइट सेम ही है आपके पास में। तो यू कैन चेक दैट कि आपकी fx1 की हाइट आपके दैट मीन्स इमेज ऑफ x1 इमेज ऑफ x2 दोनों हाइट पे सेम ही है, दैट मीन्स दोनों सेम है। बट आपके पास में x1 इज नॉट इक्वल टू x2, तो ये आपके पास में जो फर्स्ट डेफिनेशन है उसे कंट्राडिक्ट करता है। सो इट इज नॉट 1 1। सो इन केस
कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन अगर फंक्शन को मोर देन 1 इंटरसेक्ट करती है, वो फंक्शन आपके पास में 1 1 नहीं होता। ओके, एंड दैट इज द डेफिनेशन यू आर हैविंग। क्लियर टर्म? एक क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट कैन यू से अबाउट द कांस्टेंट फंक्शन? आपका जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू के है एंड एक्स बिलोंग्स टू आर, ये फंक्शन आपके पास में कोई बताएगा ये फंक्शन 1 1 है या नहीं? कोई बताएगा ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं? चेक कीजिए जल्दी से। बिल्कुल सही जवाब, इट इज नॉट ए 1 1 फंक्शन। बिल्कुल सही जवाब। जो फंक्शन 1 1 नहीं होता उन्हें क्या बोलते हैं? या तो हम वर्डिंग यूज करेंगे द फंक्शन एफ इज नॉट 1 1, और उसकी जगह यूज कर सकते हैं मैनी वन। ओके, तो मैनी वन फंक्शन क्या होता है आपके पास में? ए फंक्शन विच इज नॉट 1 1, यू कॉल इट मैनी वन। ओके, आप उसे क्या बोलते हैं? मैनी वन यूज करते हैं। चलिए, अब आपके पास में इनटू और ऑनटू के बारे में बात कर लेते हैं। जस्ट सपोज फंक्शन आपके पास में है फ्रॉम ए टू बी, आपने यूज किया वर्डिंग ए आपके पास में डोमेन है, बी आपके पास में को डोमेन है, और मैंने एक स्टेटमेंट की बात की थी रेंज की, ये मेरे पास में रेंज है। और इमेज, जो भी आप लोग वर्डिंग यूज करना चाहें, मेरे लिए दोनों सेम ही है। इन केस माई रेंज इक्वल्स टू बी, in case my range equals to b, then the function f is on 2। तब ये फंक्शन आपके पास में f on 2 होता है। इसके अलावा हमने तो ये डेफिनेशन नहीं पढ़ी, हमने क्या पढ़ा हुआ है? हमने ये पढ़ा हुआ है, if for each y in b there exists some x in capital A such that fx equals to y, then we say that the function f is on 2। तो चेक कीजिए, आप बोल तो वही रहे एक्चुअली कि आप y कुछ भी ले लीजिए, वो एक्चुअली किसी ना किसी x की इमेज होगी। कोई ना कोई तो x ऐसा होगा ना जिसकी इमेज आपके पास में y होगी। तो सीधी सी बात है, और आपके पास में जो y है, इट इज गोइंग टू बिलोंग्स टू द सेट जो भी आपके पास में fx है, वेयर x बिलोंग्स टू कैपिटल ए। और इसी को हम लोगों ने रेंज बोलते हैं, इसी को हम लोग fa से डिनोट करते हैं। एंड सो ये डेफिनेशन आपके पास में ऊपर वाली ही है, आपके पास में ऑन टू वाले केस में fa की वैल्यू b हो जानी चाहिए। fa की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए आपके पास में? b हो जानी चाहिए। नाउ नेक्स्ट उस पर चेक कीजिएगा, इन केस फंक्शन आपके पास में नॉट ऑन टू है, उसे क्या बोलेंगे? इन केस फंक्शन f इज नॉट ऑन टू, उसे हम लोग वर्डिंग यूज करते हैं इनटू फंक्शन। क्या यूज करते हैं हम लोग वर्डिंग में? दिस वी कॉल द इनटू फंक्शन। तो आई होप यहां तक किसी कोई डाउट नहीं होगा। इज देयर एनी डाउट? परफेक्टली ओके। रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन। अब तो फंक्शन आपके पास में कौन कौन से होगी? 1 1 हुआ, नॉट 1 1 को आपने मैनी वन बोल दिया, और आपका ऑन टू हुआ, नॉट ऑन टू को आप लोगों ने इनटू बोल दिया। और यहाँ पे एक और वर्डिंग यूज करना चाहूंगा, एक और वर्डिंग होती है, थोड़ी सी डिफरेंट होती है। क्या बोलते हैं हम लोग? एक वर्डिंग यूज करते हैं इंजेक्टिव। इंजेक्टिव इज यूज फॉर 1 1। एक वर्डिंग यूज होती है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव इज यूज फॉर ऑन टू। और कोई फंक्शन आपके पास में इंजेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव है, उसका नाम होता है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब क्या होता है? 1 1 एंड ऑन टू। ये आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, सिर्फ ये आपके पास में एंटोनिम सिनोनिम टाइप के स्टेटमेंट्स हैं, बाकी कुछ खास नहीं है। ओके, एक चीज और रह गई बतानी यहाँ पे, तो देखता हूँ मैं यहाँ पे बता पाता हूँ कि नहीं। नेक्स्ट स्लाइड खाली है, तो अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट स्लाइड खाली नहीं है। क्वेश्चन आपके सामने है, लेट f from r to r be a function defined by x minus m upon x minus n where m is not equals to n। m की वैल्यू n के इक्वल नहीं है। then the function f is 1 1
इंटू 1 1 ऑन टू किस टाइप का फंक्शन है, जरा बताएंगे कोई मुझे? मैं एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि सोल्व करना हल्का सा एक इशू जाएगा यहाँ पे मेरे लिए। आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, आप एफ एक्स की वैल्यू को एफ वाई पुट कीजिए जल्दी से, और जल्दी से चेक करके बताइए आपके पास में कि एक्स की वैल्यू वाई आ रही है और समथिंग एल्स। चेक कीजिए जल्दी से, मुझे बताइए, आंसर दीजिए। उसके बाद में फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। आप एक्स की वैल्यू वाई पे पुट कीजिए, मुझे बताइए कि आपके, सॉरी, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई पुट कीजिए। जल्दी से चेक करके बताइए कि फंक्शन के आपके पास में आंसर में एक्स की वैल्यू वाई आ रही है और यू आर गेटिंग समथिंग एल्स। यस, एनीवन? दीपक जी का जवाब है ये ए 1 1 इंटू है। यस, आई होप कि ये आपके पास में 1 1 तो आ रहा होगा। आई होप सो कि एक्स की वैल्यू आपके पास वाई आ रही होगी। अगर ये एक्स की वैल्यू सिर्फ वाई आएगी, इफ यू आर गेटिंग दिस वन, आई एम यूजिंग द वर्डिंग अगेन ओनली, अगर सिर्फ यही आ रहा है आपके पास में, देन द फंक्शन इज 1 1। उस केस में फंक्शन आपके पास 1 1 है बिना किसी डाउट के। अब ऑन टू चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। एक काम कीजिए, ऑन टू के लिए लेट मी अज्यूम दैट माई वाई इक्वल्स टू एफ एक्स। लेट मी अज्यूम माई वाई इक्वल्स टू एफ एक्स। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, y इक्वल्स टू एक्स माइनस एम अपॉन एक्स माइनस एन है। यू प्लीज यू प्लीज क्विकली सॉल्व द क्वेश्चन फॉर x। आप इसके x के लिए सॉल्व कीजिए। मुझे बताइए जल्दी से, न्यूमरेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? यू कैन टाइप एन आर, न्यूमरेटर में ये होगा, और डी आर, डिनोमिनेटर में ये वैल्यूज होंगी। क्विकली टेल मी। जंपा मंडल जी का तो बिल्कुल सही आंसर है, दैट इज 1 1। चेक कीजिएगा आपके पास में m डज नॉट इक्वल्स, हाउ कैन वी डिफाइन दिस फंक्शन ऑन r? तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास में ये यस, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, बिकॉज यहाँ पे आपके पास में x इक्वल्स टू n पे आपके पास में 0 हो जाएगा। तो आपके पास में जो डोमेन होगा, डोमेन में से यू हैव टू सब्ट्रैक्ट n। आपको यहाँ से n को एलिमिनेट करना पड़ेगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन ये क्वेश्चन हम लोगों ने थोड़ा सा क्रिएट नहीं किया है, ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। बट यस, आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल शानदार है यहाँ पे, कि फंक्शन का जो डोमेन है वो इनकरेक्ट है। दैट इज वेरी गुड, आपका बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे एक काम कीजिए, मुझे जल्दी से ये बताइए कि मेरे पास में न्यूमरेटर में क्या आएगा? m माइनस एन एक्स, और डिनोमीटर में आएगा, ठीक है, m माइनस, किसी बच्चे ने जवाब दिया m माइनस एन एक्स, और कुछ बच्चों ने जवाब दिया m प्लस एन एक्स। चलो कोई नहीं, मुझे ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ा नीचे से। चेक कीजिएगा आपके पास में, अगर ये सिचुएशन है, मैं आपसे कहूंगा कि मुझे इनवर्स डिफाइन करना है। इनवर्स में डिफाइन करता जी एक्स इक्वल्स टू m माइनस, ये मुझे y लिखना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि सभी कुछ y में ही होगा आपके पास में। m माइनस एन वाई अपॉन 1 - y, मुझे y नहीं लिखना चाहिए अब तो, क्योंकि मैं dx कर रहा हूँ। तो चेक कीजिएगा, ये जो टर्म है, इट इज नॉट डिफाइंड फॉर y इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके पास में जो रेंज होगी, रेंज में आपको r में से 1 हटाना पड़ेगा। यही तो मीनिंग हो गया इस बात का। अब अगर आप r में से 1 हटा रहे हैं, तो सर्टेनली इट इज नॉट इक्वल टू द कोडोमेन। ये कोडोमेन तो आपके पास में r है। अगर आप लोग r में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू द कोडोमेन। अगर नहीं है तो क्या फंक्शन, इनटू फंक्शन है। तो इसलिए आई थिंक दैट ए शुड बी द राइट आंसर। आई एम एज्यूमिंग दैट आप सभी की कैलकुलेशन करेक्ट है। 1 1 के लिए इनटू वाली कैलकुलेशन भी करेक्ट है। मैंने कैलकुलेशन आपके सामने नहीं किया है, लेकिन आप लोगों ने किया है, एंड आई एम बिलीविंग यू ऑल। चेक कीजिए, इज देयर एनी डाउट? ओके, आई होप यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा, और यहाँ तक की चीजें आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आई होंगी। बट यस, यहाँ पे एक बच्चे का जो ऑब्जर्वेशन था, द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर ऑल आर, क्योंकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर इज गोइंग टू बी 0 फॉर n, तो आपको यहाँ पे r माइनस एन करना था।
Yes. So let us have the next question with you. ये भी क्वेश्चन आपके पास में आया हुआ है और यहाँ पे लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, ये आपके पास में आ रहा है। पहला ऑब्जर्वेशन ध्यान से चेक कीजिए, व्हाट इज योर एस? ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर वेयर एक्स इज फ्रॉम -1 to 1। तो मुझे जहाँ तक जो लग रहा है आपके पास में, चेक कीजिएगा, जो आपका वैल्यू एक्स होती है, एक्स जो वैल्यू है, इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मोड एक्स होती है, वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव। ओके, आपके पास में ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होता है, तो एक्स लेस देन इक्वल टू 1 प्लस मोड एक्स भी होगा। तो सीधी सी बात करेंगे कि एक्स अपॉन 1 प्लस जो मोड एक्स है आपके पास में, वो आपके पास में मुझे यहाँ पे इक्वल टू साइन यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि 1 ऐड कर दिया, लेस देन 1 होगा। चेक कीजिएगा, मेरे ख्याल से ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपके पास में है। सेकंड, आप चेक कर सकते हैं, आपकी जो वैल्यू होती है एक्स की, वो आपके पास में ऑलवेज बिगर देन होती है नेगेटिव मोड एक्स के। और अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव को थोड़ा सा कर सकता हूँ। इन केस एक्स लेस देन 0 होगा, आपका जो फंक्शन बन जाएगा, इट इज बिकमिंग 1/1 माइनस एक्स। चलिए, इसे आप वाई एज्यूम कीजिए, इसे आप वाई एज्यूम कीजिए। एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स बेसिकली चेक कीजिए, अगर एक्स नेगेटिव है, इन केस अगर आपके पास में एक्स नेगेटिव है, डिनोमिनेटर आपके पास में पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर आपके पास में पॉजिटिव है। क्लियर? इनकी वैल्यूज चेक कीजिएगा, क्या आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि जो ये जो वैल्यू है एफ एक्स की, इट इज गोइंग टू बी बिगर देन -1? चेक कीजिए, आई थिंक इट्स एन इजी स्टेटमेंट। डिनोमिनेटर आपके पास में यहाँ पे पॉजिटिव जाएगा आपके पास में, और आपको ये चेक करना है इसकी वैल्यू क्या होगी। मेरे ख्याल से कोई बड़ा टास्क नहीं होगा, आप यहाँ पे y की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। y की वैल्यूज क्या क्या आपके पास में हो सकती है, सॉल्व कीजिए। जैसे आप लोग सॉल्व करें पिछले क्वेश्चन को, 1 माइनस एक्स की वैल्यू आपके पास में हो जाएगी यहाँ पर x। सॉल्व कीजिए y के लिए और चेक कीजिए y की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है। जो भी y की वैल्यूज पॉसिबल है आपके पास में, यू हैव टू राइट डाउन। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है, बेसिकली मैं इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बताना चाहूंगा। ऑब्जर्वेशन कुछ ये आ रहा है आपके पास में यहाँ पर, इन केस अगर आपके पास में x की वैल्यू पॉजिटिव बिगर देन 0 है या इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 पे ये होगा फंक्शन, तो ये आपके पास में हाइट होगी, और आपके पास में लेस देन 0 के लिए ये हाइट है आपके पास में। तो जो ग्राफ ऑफ द फंक्शन है कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा। देखिए 0 पे 0 है आपके पास में, और उसके बाद में इट इज ट्राइंग टू टच, किसे टच करना चाहेगा, 1 को, और यहाँ पे किसे टच करना चाहेगा, -1 को। ये वाला पोर्शन आपके लेस देन 0 के लिए होगा, ये पोर्शन आपका बिगर देन इक्वल टू 0 के लिए होगा। और आप ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ से कि इट इज ट्राइंग टू टच 1। क्लियर? तो आपको यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन मिला कि जो फंक्शन था जो कि आर से डिफाइंड था एस तक के लिए, एक्चुअली ये तो रेंज है आपके पास में -1 से 1 तक के लिए। तो जब भी फंक्शन आपके पास में डोमेन से रेंज पे मूव करता है, वो फंक्शन ऑलवेज ऑन टू होता है। सो सर्टेनली दिस फंक्शन इज ऑन टू फॉर यू विदाउट एनी इशू। ओके, अच्छा मैं यहाँ पे शायद ऑप्शन से लिखने भूल गया, द फंक्शन इज सर्टेनली गोइंग टू ऑन टू फॉर यू। उसके लिए चेक कीजिए फंक्शन 1 1 होगा कि नहीं होगा। तो 1 1 के लिए आपको बस वही हॉरिजॉन्टल लाइन चेक करनी है, कितनी बार इंटरसेक्ट किया, 1 टाइम किया, तो यस फंक्शन इज 1 1 आल्सो। क्लियर? अगर आपको इसका ग्राफ थोड़ा सा समझ में नहीं आया है, तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे दो केस कंसीडर करने चाहिए, एक्स लेस देन 0 के लिए और एक्स बिगर देन 0 के लिए। आपको यहाँ फंक्शन लिखना चाहिए, व्हाट इज योर फंक्शन एफ एक्स, इट इज गोइंग टू बी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे आपके पास में फंक्शन हो जाएगा एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ओके, ट्राई टू सब्स्टिट्यूट सम वैल्यूज हियर, आप यहाँ पे कुछ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए और चेक कीजिएगा आपके पास में क्या आंसर आ रहा है। बेटे इज देयर एनी मिस्टेक फ्रॉम इन द ग्राफ, चेक कीजिएगा। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव जाएगी, y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। बेटा मुझे नहीं लगता y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। मैं एग्जांपल दे सकता हूँ यहाँ पे, जस्ट सपोज x की वैल्यू आप पुट कीजिए -1। क्लियर? फंक्शन बताइए, फंक्शन में क्या हो जाएगा आपके पास में, एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में
-1/1 प्लस मोड -1 -1/1 प्लस 1 होगा, दैट इज -1/2। तो फंक्शन की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ये केस नहीं है। ओके, ये आपके पास नहीं है। एक और बच्चे का क्वेश्चन है यहाँ पे, ये पैराबोला टाइप होगा। बेटा पैराबोला आपके पास में होता है यू शेप, ये यू शेप का तो नहीं है। इट इज नॉट गोइंग टू बी पैराबोला टाइप क्वेश्चन। ठीक है, ये यू शेप भी नहीं है आपके पास में। तो एनी अदर कमेंट ऑन दिस? कंटिन्यूअस है पूरी आर में, कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है। द फंक्शन इज परफेक्टली कंटिन्यूअस विदाउट एनी इश्यू। हिमांशु पांडे जी का ऑब्जर्वेशन बिल्कुल करेक्ट है सर। अगर डिसकंटिन्यूअस की बात की जाए, कितने पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस होगा? बेटे अगर कोई भी आपके पास में जैसे गैप ही नहीं है, तो उस क्वेश्चन में तो बाय डिफॉल्ट हम बोल सकते हैं इट इज कंटिन्यूअस। लेकिन सर्टेनली देर इज ए फंक्शन, मैंने इसे पढ़ाया है अपने ग्रेजुएशन में। देर इज ए फंक्शन जो कि सिर्फ एक ही पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है। क्लियर? एक फंक्शन होता है जो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, तो उस केस में हम लोग ग्राफ जनरली ड्रॉ नहीं कर पाते हैं। बट यस, हमारे पास में अदर टाइप के क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पर। रेंज हिमांशु जी ने -1 to 1 बताया, बिल्कुल सही जवाब यहाँ तक के लिए। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। और सही बताऊं तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। आप चेक कीजिएगा, अपने बुक्स को चेक कीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिसलेनियस में मिलेगा, और ये क्वेश्चन आपके पास में आया हुआ है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है आपके पास में, इनकेस अगर आपके पास में कुछ ऐसा बन जाए एक्स वाई इक्वल्स टू 1 टाइप का, ये हो सकता है इसमें कोई डेविएशन हो, बट इस टाइप का जनरली उससे हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। तो ये आपके पास में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी नहीं है। बेसिकली जो भी हमारे पास में पैराबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या हाइपरबोला जो भी कहेंगे, वो आपके पास में वी कैन ऑब्टेन देम फ्रॉम द कोनिक सेक्शन। तो मुझे कोई भी ग्राफ अभी तक ये याद नहीं है जो कि कोनिक सेक्शंस में से हो और इसका शेप इस टाइप का हो। तो ये ऑब्वियस ही बात है, कोनिक सेक्शंस में से तो मुझे नहीं लगता। क्लियर? चलिए, तो यहाँ तक का ये डिस्कशन था। इसमें मुझे कुछ एग्जांपल इंक्लूड करना था। किसका एग्जांपल इंक्लूड करना था? आई फॉरगेट दैट एग्जांपल। ये तुम लोग डिस्कशन कर चुके हैं शायद, इनके बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। yes. अब यहाँ पे सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस के बारे में बात करनी थी। इम्पोर्टेंट फंक्शंस में जो आपके पास में डिफरेंट टाइप का फंक्शन आपको जो होता है, जिसे आप लोग जानते हैं, उससे बोलते हैं हम लोग इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। और इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शंस क्या होता है आपके पास में, इन केस चेक कीजिएगा यहाँ पे आपके पास में इम्पोर्टेंट क्या है, फंक्शन आपके पास में आर टू आर डिफाइन होना चाहिए, और फंक्शन आपके पास में ऐसा हो जो कि नेगेटिव में भी उतना ही हो जितना पॉजिटिव में। क्लियर? जैसे सपोज आप लोग 1 to 5 पॉजिटिव में गए, तो आप लोगों को -5 to -1 भी होना चाहिए। उस टाइप का फंक्शन होना चाहिए आपके पास में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी से दैट अ फंक्शन इज even in case f of -x equals fx. This is the even function you are having. अगर आप लोग odd फंक्शन की बात करेंगे, in that case f of -x equals to negative of fx. जब भी फंक्शन इसका होगा, आप even function and odd function। क्लियर? नवीन जी, आपका जो आंसर है वो अप्रोक्सीमेटली ठीक है, मतलब इस टाइप का फंक्शन वहां पर होता है। क्लियर? चलिए इवन करते हैं। इवन का जो ग्राफ होता है ऑलवेज गोइंग टू बी सिमेट्रिक ऑफ द वाई एक्सिस। याद रखिएगा, इवन का जो ग्राफ होता है हमेशा सिमेट्रिक होता है अबाउट द वाई एक्सिस। और जो ओ फंक्शन होता है आपके पास में, इट इज सिमेट्रिक इन द अपोजिट क्वाड्रेंट। अपोजिट क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ? अगर आपके पास में ग्राफ ये है इसका y टू एक्स क्यूब का, इसका रिफ्लेक्शन लीजिए, इस पर आपको मिलेगा, तो इन द अपोजिट क्वाड्रेंट। तो अगर यहाँ पे पॉइंट आपके पास में चेक कीजिए 1 1 है,
तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट रहेगा, आपके पास -1 इस टाइप का स्ट्रक्चर आपके पास मिलता है। ऑड फंक्शन इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन का कोई एग्जांपल दीजिए। आपका ले लीजिए एक्स स्क्वायर, ले लीजिए एक्स पावर एन, दैट मीन्स एक्स पावर एन लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए एक्स पावर 2n। कोई भी इंटीजर लीजिए, एक्स पावर 2n इज ऑलवेज गोइंग टू बी ओवर इवन फंक्शन। उसके अलावा आप यहाँ पे फंक्शन यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे सेक यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे कोई भी फंक्शन जिसका आपने स्क्वायर कर दिया हो, जैसे साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर, उस टाइप में आप ऑलवेज यूज कर सकते हैं। एन यहाँ पे 10x का यूज कर सकते हैं। ये सभी फंक्शंस आपके इवन होंगे। ऑड के एग्जांपल्स क्या होंगे आपके पास में? हो सकता है एक्स हो, एक्स क्यूब हो, एक्स की पावर 2n+1 टाइप का कोई भी टर्म आप यूज करेंगे, दैट फॉर यू। उसके अलावा आप यहाँ पे साइन यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे नेक्स्ट यूज कर सकते हैं। इन जनरल ये आपके पास में फंक्शंस है, जैसे मैंने डिस्कस किया है यहाँ पे आपके पास में। कोई ऐसा फंक्शन जो ना इवन हो ना ऑड हो, ऐसा कोई फंक्शन आपके पास में ले लीजिए -x या e⁻x। ये फंक्शन ना तो इवन होता ना ही ऑड होता आपके पास में। ऐसे ही फंक्शंस हैं जो कि आपके पास में नीदर इवन नॉर ऑड में भी आते हैं आपके पास में। अच्छा, एक और चीज बताइए, अगर आपने इवन ऑड फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो क्या मिलेगा? उसके लिए रूल बताता हूँ आपके पास में। मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए आप लोग क्या करना है, इवन फंक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करना है, ऑड को माइनस करना है। तो इनकेस अगर आप इवन फंक्शन की मल्टीप्लाई या डिवाइड इवन से करते हैं, यू विल बी गेटिंग इवन फंक्शन। इनके अगर आप इवन फंक्शन की मल्टीप्लाई ऑड फंक्शन से करते हैं, यू आर गेटिंग ऑड फंक्शन। और अगर आप लोग दो ऑड फंक्शन की मल्टीप्लाई करते हैं, यू विल बी गेटिंग। तो ये सिंपल मैथ का रूल है, ये आपको वैसे भी पता ही है। तो इस तरीके से आप लोग इवन और ऑड के बारे में बात कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पे स्टॉप करना चाहूँगा, क्योंकि मेरी दूसरी क्लास भी है। जल्दी हम लोग टाइम को भी सेपरेट कर देंगे। तो इन द लास्ट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इन केस अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप प्लीज़, हाँ जी, हिमांशु पांडे जी ने जो मैंने बोला था शायद एग्जाम्पल सही पकड़ने की कोशिश की है। डिरिचलेट फंक्शन के आसपास का ही वो एग्जाम्पल इसके बारे में बात कर रहा था, सिर्फ 1 पॉइंट पे। बिल्कुल सही बात है, उसके आसपास का ही है, डिरिचलेट फंक्शन नहीं है। ओके, सर्टेनली डिरिचलेट फंक्शन नहीं है। चलिए, तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। आपके जो भी कमेंट्स हैं, जो भी क्वेश्चन है, आप लोग वहाँ पे कर सकते हैं यूट्यूब पे। और मैं नेक्स्ट क्लास से पहले मैं कोशिश करूंगा कि उन कमेंट्स को लेने की कोशिश करूं। इन केस कहीं पे मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो वो भी आप लोग वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, सो दैट कि मैं आगे से उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करूँ। मुझे उम्मीद है कि लेक्चर थोड़ा सा समझ में आया होगा। क्लियर? और संडे में वी विल बी हैविंग डाउट क्लासेस, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। उसमें हम लोग जो भी पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम लोग डिस्कस करेंगे। और इवन उसके अलावा भी जैसे हमारे पास क्वेश्चन मिल पाते हैं, जैसे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है आपके पास में, उनसे भी हम लोग क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। बाय बाय।